हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एनालिटिक फंक्शंस की कुछ थ्योरम जो उसमें यूज हो रही थी वो कराई थी। तो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम एनालिटिक फंक्शन की सीआर इक्वेशंस थी। सीआर इक्वेशंस में मैंने आपको क्या बताया था, हम सीआर इक्वेशन की बात करते हैं। सीआर इक्वेशन का रिजल्ट बहुत जगह यूज होगा। सीआर इक्वेशन में आपके पास क्या था, यू एक्स इक्वल टू यू वाई, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। यू एक्स का मतलब करली यू बाय करली एक्स इक्वल टू करली वी बाय करली वाई। यू वाई का मतलब करली यू बाय करली वाई इक्वल टू माइनस में करली वी बाय करली एक्स। ये हमने सी आर इक्वेशन ड्राइव की थी। सीआर इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमने जो मेथड अपनाया था उसमें हमारे पास दो एफ डैश जेड आए थे। फर्स्ट एफ डैश जेड हमारा हुआ था करली यू बाय करली वाई माइनस में आयोटा करली यू करली वी बाय करली वाई माइनस में करली यू बाय करली वाई। सेकेंड हमारे पास आया था फर्स्ट एफ डैश जेड इक्वल टू करली यू बाय करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाय करली एक्स। तो हमारे पास दो डेरिवेटिव आए थे, हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके सीआर इक्वेशन निकाली थी। तो आपको ये जो दोनों डेरिवेटिव्स आए हैं, इन डेरिवेटिव्स को आपने लर्न रखना है। कई बार u दे रखा होता है तो एफ डैश जेड निकालो, v दे रखा हो तो एफ डैश जेड निकालो। ये सी आर इक्वेशंस हैं। सी आर इक्वेशन से आप इसको सिंपल एक फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो कि आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू, अगर आपको u और v दोनों दे रखे हैं और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो करली u बाय करली y को करली v बाय करली x भी लिख सकते हो। मतलब इन दोनों डेरिवेटिव का यूज करके आप एफ डैश जेड निकाल सकते हो। तो उसी पे बेस अब आपकी बुक के एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं बुक के। तो एग्जांपल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज से, इसलिए एग्जांपल्स पहले सॉल्व करवा रही हूँ। एक्सरसाइज सॉल्व करना, जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स हो मुझे सेंड कर देना। पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आयोटा बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज एनालिटिक। आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, ये फंक्शन आपको एनालिटिक दे रखा है और एफ डैश जेड भी निकालना है। फंक्शन एनालिटिक आपको दे रखा है तो इसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। आपने सस्टेन्ड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी कि एक फंक्शन एनालिटिक है इफ एंड ओनली इफ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन एनालिटिक होता है, उसके साथ एक और कंडीशन भी है। तो अब फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन नेचुरल है, सेटिस्फाई होंगी आपकी। तो एफ जेड आपने हर क्वेश्चन में यू प्लस आयोटा वी लेके चलना है। तो इन दोनों को स्टार और डबल स्टार को आप कंपेयर करते हो तो u की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, वी एक्स वाई की वैल्यू बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमने कंपेयर कर लिया। और सी आर इक्वेशन करली यू बाय करली एक्स इक्वल टू करली वी बाय करली वाई, करली यू बाय करली वाई इक्वल टू माइनस में करली वी बाय करली वाई। तो आपके पास u भी है v भी है, डेरिवेटिव आप इजिली निकाल सकते हो। तो डेरिवेटिव निकाल के आप चेक कर लोगे कि आपकी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मतलब सेटिस्फाई है क्योंकि आपको एनालिटिक दे रखा है। तो पहला हम सॉल्व करते हैं, तो करली u बाई करली x निकालते हैं। आप इस फंक्शन को देखो, करली u बाई करली x निकाला तो 2x और माइनस का 2y आ गया। करली v बाई करली y निकालते हैं, यहाँ से y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस का 2y और प्लस का 2x आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास आ गया। तो करली u बाई करली x आपका इक्वल हो गया करली v बाई करली y के। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड आपके पास है करली u बाई करली y,
कर्ली यू बाई कर्ली वाई निकालते हैं, मतलब यू का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 0, ए वाई स्क्वायर का 2ay और माइनस का 2xy का 2x। कर्ली वी बाई कर्ली एक्स निकाला तो आपके पास ये आ गया। तो आपके पास अगर ये दोनों हमें दे रखा है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये दोनों टर्म्स इक्वल होनी चाहिए, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। y वाला y के साथ, x वाला x के साथ कंपेयर किया तो a और b की वैल्यू आपके पास आ गई, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद आपको डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश जेड निकालना है। एफ डैश जेड आपका क्या होता है, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस आयोटा कर्ली वी बाई कर्ली एक्स। या तो एक्स वाला यूज करो या वाई वाला। तो कर्ली यू बाई कर्ली एक्स की वैल्यू रख दी, कर्ली वी बाई कर्ली एक्स की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू पुट करो, आपके पास एफ डैश जेड आ जाएगा। समझ में आ गया होगा फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम सेकंड एग्जाम्पल को शो करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आपका क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड जेड बार इज ए कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। अब डेरिवेबल कॉन्टिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक की दोनों कंडीशन थी, कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, डेरिवेबल भी होना चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूस तो है बट डेरिवेबल नहीं है, ये दिखाना है आपको। तो एफ जेड आपके पास है जेड जेड बार, तो आप क्या करोगे, जेड आपका क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार आपका क्या होता है एक्स माइनस में आयोटा वाई। तो जेड जेड बार आपका क्या बन जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई में एक्स माइनस आयोटा वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये आपका एफ जेड हो गया। ठीक है, तो यू एक्स वाई, अब हम इसको कंपेयर करते हैं। एफ जेड हमें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफ जेड आपका किसके इक्वल होता है, यू प्लस आयोटा वी के इक्वल होता है। तो यू प्लस आयोटा वी किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि इधर राइट साइड में तो सिर्फ रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट आपका यू के इक्वल है, इसीलिए यू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दिया, और वी एक्स वाई आपका 0 दे दिया। तो आपको देखने से ही पता लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। वी एक्स वाई भी 0, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो पूरा का पूरा फंक्शन आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। मतलब एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस होता है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे ये कॉन्टिन्यूस दैट इज ए पॉलिनोमियल, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, जीरो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस हो गया। बट अगर आप इसके डिफरेंशिएबल दिखाना है कि नॉट डिफरेंशिएबल, तो सीआर इक्वेशन दिखा देते हैं। कर्ली यू बाई कर्ली एक्स निकाला 2x, कर्ली यू बाई कर्ली वाई निकाला 2y, कर्ली वी बाई कर्ली एक्स 0, कर्ली वी बाई कर्ली वाई 0। तो सीआर इक्वेशन कब सेटिस्फाई होंगी, जब आप x की जगह 0 और y की जगह 0 डालोगे तो आपकी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तो इसका मतलब एफ जेड कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल होगा। अगर आप x और y की कोई भी वैल्यू डालते हो तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। So fz is a not a differentiable function except at the origin. Fz is a not a differentiable function in the neighborhood of 0, 0. So fz is a not a analytic function. समझ में आ गया होगा ये एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। अब हम थर्ड एग्जांपल करते हैं। कुछ स्टार्टिंग के कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें आपको दिखाना है कि एनालिटिक है नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो एग्जांपल्स है और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। अब जैसे आपके पास एग्जांपल थर्ड आता है, तो एग्जांपल थर्ड की ये स्टेटमेंट आ सकती है, गिवन एग्जांपल टू शो दैट सीआर इक्वेशन आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक बट नॉट ए सफिशिएंट। सीआर इक्वेशन नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तो इस एग्जांपल को भी आपको लर्न रखना है कि एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई है, वेयर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज नॉट ए एनालिटिक एट ओरिजिन। ये एनालिटिक नहीं है, आल्थो सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाई। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है फिर भी हमारी एनालिटिक नहीं है, वो प्रूव करना है। इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब एफ जेड आपका क्या है, यू प्लस आयोटा वी दैट इज अंडर रूट एक्स वाई। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करोगे, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो रियल पार्ट यू एक्स वाई अंडर रूट एक्स वाई, बी एक्स वाई आपका हो गया 0। ओके, अब आपने ये दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल आप हम शो कर देंगे कि इसमें एफ 0, 0
equal to 0 as z tend to 0, we have x tend to 0, y tend to 0. कर्ली u by कर्ली x निकालते हो आप, कर्ली u by कर्ली x हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास क्या होगा, इसमें हम CR इक्वेशन फॉर पार्शियल डेरिवेटिव, हमारा क्या है, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स निकालते हो। हमने क्या किया, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स बाय डेफिनेशन निकाल दिया। तो एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट किया, यू एक्स जीरो, यू जीरो जीरो अपॉन में एक्स। ठीक है, u का पार्शियल डेरिवेटिव क्योंकि मोड में दे रखा है, ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन में आप इसे को ऐसे ही सॉल्व करोगे। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज किया, u x जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस वाली इक्वेशन में x की जगह जीरो डालोगे तो आपका जीरो आ गया। u जीरो जीरो की वैल्यू भी आपकी क्या है, डिफाइन है, दैट इज जीरो। तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज द फंक्शन आपका जीरो यू एक्स जीरो अपॉन में एक्स आ गया, यू जीरो जीरो आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यू एक्स जीरो अपॉन एक्स आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली कर्ली यू बाय कर्ली वाई जीरो, कर्ली वी बाय कर्ली एक्स जीरो, कर्ली वी बाय कर्ली वाई आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। यू एक्स जीरो, यू जीरो जीरो की वैल्यू क्योंकि आल्सो एफ जीरो जीरो आपका जीरो है, तो यू एक्स वाई और वी एक्स वाई अगर आप जीरो जीरो डालते हो तो यू जीरो जीरो वी जीरो जीरो की वैल्यू जीरो हो गई। इसका मतलब यू एक्स जीरो बाई एक्स आ गया। अब यू एक्स जीरो मतलब एक्स की जगह आपने एक्स रखना है, वाई की जगह जीरो रखते ही ये वैल्यू जीरो हो गई। तो जीरो बाई एक्स, पहले हमने लिमिट पुट नहीं की, जीरो बाई एक्स समथिंग अपॉन जीरो बाई एक्स जीरो हो जाता है, तो ये आपका जीरो हो गया। सिमिलरली कर्ली यू बाई कर्ली वाई निकालोगे, कर्ली वी बाई कर्ली एक्स निकालोगे, कर्ली वी बाई कर्ली वाई निकालोगे, सभी जीरो आ जाएंगे, सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सी आर इक्वेशन क्योंकि इक्वल है सारे, तो सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है। अब हम क्या दिखाते हैं कि ये हम दो पाथ से जाएंगे तो हमारा आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, आपको तीन डेफिनेशंस बताई थी। तो हम निकालते हैं एफ डैश जीरो निकालते हैं, तो लिमिट जेड टेन टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो जेड माइनस जीरो बाय डेफिनेशन। तो एफ जेड एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, एफ जेड बाई जेड आ गया, एफ जेड की वैल्यू डाल दी और जेड की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। तो ये आपका पूरा फंक्शन हो गया, यहाँ फंक्शन लिख दिया ये। अब हमें y इक्वल टू एम एक्स के थ्रू हम जाते हैं तो आपका आंसर m में आ जाता है। तो इसका मतलब हमने लिमिट इज नॉट ए यूनिक, सिंस इट डिपेंड अपॉन में m, लिमिट यूनिक नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के केस में आपका फंक्शन is not analytic although CR equation are satisfied। ठीक है, तभी मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेबल की पहले डेफिनेशंस बता दी थी क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमारा यूज होना था। ये दो तीन एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें आपने इस मेथड से करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखा है एफ जेड इज ए कॉन्टिन्यूअस है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई एट द ओरिजिन येट एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें एफ जेड आपको ये दे रखा है पूरा एक्स क्यूब वन प्लस में आयोटा माइनस वाई क्यूब वन माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन जेड इज डज नॉट इक्वल टू जीरो। जब जेड जीरो है तो जीरो, तो आपको दिखाना ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एनसीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है एट ओरिजिन, सिर्फ ओरिजिन पे सेटिस्फाई हो रही है, येट एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बट एफ डैश जीरो आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये आपको शो करना है। तो हम क्या करते हैं, एफ जेड आपको ये दे रखा है, रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, यू प्लस आयोटा वी से कंपेयर किया तो आपके पास यू आ गया और वी आ गया। ठीक है, यू और वी आपके पास आ गया। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसमें क्या किया, एक आध एग्जांपल ऐसे है जिसमें आपको ये पर्टिकुलर चीजें लर्न ही रखनी पड़ेंगी। यू और वी को हमने पोलर में चेंज कर लिया, एक्स को हम आर कोस थीटा लेते हैं, वाई को आर साइन थीटा लेते हैं। तो यू आपका क्या बन जाएगा, आर कॉस क्यूब थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू डाल दी तो यू और वी की वैल्यू आ गई। अब जेड अगर जीरो को टेंड कर रहा है, जेड जीरो मतलब एक्स जीरो वाई जीरो, तो एक्स जीरो वाई जीरो को टेंड कर रहा है तो आर भी आपका जीरो को टेंड करेगा। लिमिट आर टेंड टू जीरो, यू निकालते हो, यू की आर को जीरो पुट करते हैं तो भी ये जीरो आएगा, वी में आर को जीरो पुट करते हैं तो भी जीरो आएगा। तो इसका मतलब लिमिट जेड टेंड टू एफ जेड इक्वल टू
0 दैट इज इक्वल टू f0, f0 की वैल्यू भी ये दे रखी थी, तो ये आपका यहाँ पे चेक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एफ जेड इज ए कॉन्टिन्यूस हो गया, इसका मतलब एफ जेड 0 पे कॉन्टिन्यूस हो गया, इज ए कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट आपके पास ये पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप बुक में से देख लेना। उसके बाद हमने ये देखा एट ओरिजिन पे कर्ली यू बाय कर्ली एक्स निकालते हो, कर्ली यू बाय कर्ली वाई निकालते हो। हम सीआर इक्वेशन दिखा रहे हैं कि सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। तो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स निकाला, तो हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव कर्ली यू बाय कर्ली एक्स क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने वो रूल अप्लाई किया, यू एक्स 0 मतलब ओरिजिन पे निकाल रहे हैं, अपॉन में एक्स आ जाता है। कर्ली यू बाई कर्ली वाई निकालना है, तो लिमिट वाई टेंड टू 0 यू 0 वाई और माइनस यू 0 0 अपॉन में वाई, ये फॉर्मूला है, इनको आप लर्न रखोगे। तो हम ये पुट कर देते हैं, u 0 0 की वैल्यू अभी ऊपर हमने निकाली हुई है कि u 0 0 आपका कितना होता है, 0 होता है। और u 0 0 की वैल्यू u 0 है, तो u x 0 अपॉन 0 लिख दिया। u x 0 ऊपर से हम फाइंड आउट करते हैं, u x 0 की वैल्यू u x 0 मतलब u x 0 आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे कि इस इक्वेशन के अंदर ux0 का मतलब ये uxy आपको दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ux0 निकालना है, तो y की जगह 0 डाला तो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली vx0 निकाल लोगे, यहाँ पे पुट करोगे, तो आपके पास कर्ली u बाई कर्ली x की वैल्यू 1, कर्ली u बाई कर्ली y की वैल्यू -1, कर्ली v बाई कर्ली x निकालोगे 1, कर्ली v बाई कर्ली y भी 1। तो इसका मतलब आपकी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और कॉन्टिन्यूस हो गया। उसके बाद हमें क्या दिखाना था कि ये आपके पास एफ जेड इज नॉट ए डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, ये आपको दिखाना था। तो हम एफ डैश 0 निकालते हैं, एफ डैश 0 लिमिट जेड टेंड टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 जेड माइनस 0 दैट इज एफ जेड बाई जेड। एफ जेड की पूरी वैल्यू रख दी। हम इसमें पाथ के थ्रू जाते हैं, पाथ में हमने क्या पुट कर दिया, इसमें z0 अलोंग x एक्सिस पे जा रहे हैं, x एक्सिस पे जा रहे हैं मतलब y को हमने 0 डाल दिया, एक पाथ के थ्रू चले तो आपका आंसर आ गया 1 प्लस में आयोटा। दूसरा पाथ हमने y इक्वल टू x ले लिया, तो आपका पाथ दूसरा लिया तो आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। मतलब आप सीधा y इक्वल टू mx भी डाल सकते हो, तो आपका पूरा आंसर m में आ जाएगा। m में आने के बाद आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब लिमिट आर डिफरेंट, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो पाथ अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हो, जैसे एक्स एक्सिस लिया है आप वाई एक्सिस भी ले सकते हो। एक्स एक्सिस लेते ही इस इक्वेशन में हमने वाई की जगह 0 डाला, तो आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट पाथ वाई इक्वल टू एक्स ले लिया, आप कोई भी पाथ ले सकते हो। वाई इक्वल टू एक्स लिया तो वाई की जगह एक्स पुट कर दिया और सोल्व किया, तो आपके पास ये आ गया। तो पाथ आप कोई भी चूज कर सकते हो। जनरल पाथ y इक्वल टू एम एक्स मैंने आपको बताया हुआ है। आंसर अगर m में आ जाता है तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट आंसर आ जाते हैं हमारे पास, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं कल बताती हूँ, सारे एग्जाम्पल सेम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सिंपल सा इजी सा एग्जाम्पल करते हैं। सफिशिएंट कंडीशन भी मैंने आपको बता दी थी, अब हम सिंपल एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में है प्रूव दैट फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो एनालिटिक दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना है कि आपकी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो और फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो। जब भी इस टाइप का आता है आपको ये दिखाना है कि नॉट कॉन्टिन्यूस, तब तो आप एग्जांपल लेते हो, उसको पूरा सॉल्व करते हो। जब आपको दे रखा है कि फंक्शन एनालिटिक है, तो कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए आपको कुछ भी शो नहीं करना, सिर्फ आप CR इक्वेशन दिखाओ और जो भी आपके पास इक्वेशंस आएंगी वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस होते हैं, सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी होगी। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, एफ जेड साइन हाइपरबोलिक जेड है, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई डाला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया, साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी का मैंने फॉर्मूला खोल दिया, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई हो गया, आयोटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने खोल दिया, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्मूला खोल दिया।
तो आपके पास ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो गया। तो आप हाइपरबोलिक और उसमें रिलेशन होता है वो देख लेना, ये फॉर्मूला खुल जाएगा। तो कंपेयर करके यू एक्स वाई और आयोटा बी एक्स वाई आप निकाल लेते हैं। यू एक्स वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई और वी एक्स वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई हो गया। तो कर्ली यू बाई कर्ली एक्स आपका क्या होता है, कॉस एक्स हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई। एक्स के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, ये एज इट इज रख दिया। कर्ली यू बाई कर्ली वाई निकालते हैं, तो हमने क्या किया, u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो cos y का डेरिवेटिव आपका क्या होता है माइनस साइन y, ये पुट कर दिया। ऐसे ही कर्ली v बाई कर्ली x, कर्ली v बाई कर्ली y निकाला। तो हम ये देख रहे हैं कि u x आपका किसके इक्वल आ जाता है, vy के इक्वल। आप चेक कर सकते हो, ये u x है और ये vy है, दोनों आपस में इक्वल हैं और इन दोनों में माइनस का रिलेशन है। तो आपके पास u y इक्वल टू माइनस का v x हो गया। CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि ये आपके एक कॉस साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो आप सीधा लाइन लिखोगे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई कॉस वाई ऑल आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे और कॉन्टिन्यूस होंगे। कॉन्टिन्यूस की दोनों आपकी कंडीशन प्रूव हो गई, तो एफ जेड एनालिटिक हो गया। एनालिटिक के केस में एफ जेड किसके इक्वल होता है, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस आयोटा कर्ली वी बाई कर्ली एक्स। तो सारी वैल्यूज पुट कर दी। आपको पता है कि ये आपका कॉस हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक जेड। ठीक है, तो ये हमने कॉस हाइपरबोलिक जेड रख दिया, मतलब हमने फॉर्मूला लगा दिया पहले। दैट इज इक्वल टू जो भी आपका फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्मूला बन रहा है। एक्स प्लस आयोटा वाई की जगह हमने जेड पुट कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो एक बार आप इसी को पढ़ना, कल आगे हम कल करेंगे। देख लेना कैसे सोल्व हुआ, ये फॉर्मूला आप जरूर देखना कि कैसे खोला, पीछे टिक्नोमेट्री वाले और हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले निकाल के देखना, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा स्टेप। अगर फिर भी नहीं आता तो कल मैं आपको फिर बता दूंगी। ओके, थैंक यू।